हेलो दोस्तों, मैं राम भवन प्रजापति आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा फॉर यू में स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के कुछ कमेंट हमें प्राप्त हुए हैं, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं। कुमारी संजू, अंतिमा सिंह, अतुल शर्मा, अजीत कुमार, मनोज यादव, सीमा पाल, संदीप विश्वकर्मा, परवीन यादव, अनूप यादव और अन्य साथियों ने हमें कमेंट किया है। आप लोगों के कमेंट और फ़ोन कॉल से हमें अगला वीडियो बनाने पर मजबूर करते हैं। दोस्तों, कल के वीडियो में एक छोटी सी त्रुटि थी। जो अशोक महान हैं, अशोक जिन्होंने सड़कों के किनारे सर्वप्रथम वृक्ष लगाने की परंपरा शुरू किया था, वो गुप्त वंश के शासक नहीं थे, वो मौर्य वंश के शासक हैं। एक छोटी सी गलती और है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे न्यूनतम वन वाले जिलों में आप लोगों ने दोस्तों न्यूनतम वन वाले जिले दोस्तों यहाँ पर लिख दे रहे हैं। न्यूनतम वन वाले जिले दोस्तों क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश में जो पहला था वो था आपका भदोही, दूसरे पे मऊ, तीसरे पे मैनपुरी और चौथे पर संत कबीर नगर। संत कबीर दोस्तों, हम कल वाले वीडियो में मैनपुरी की जगह मिर्ज़ापुर लिखवा दिए थे, उसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, उत्तर प्रदेश वन्यजीव विहार एवं संरक्षण, वन्यजीव विहार एवं पक्षी विहार। दोस्तों, भारत में वन्यजीव विहार, पक्षी विहार, राष्ट्रीय पार्क आदि की समीक्षा के लिए, आदि की देखभाल के लिए राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड का गठन किया गया। दोस्तों, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन या बोर्ड की स्थापना, दोस्तों बोर्ड की स्थापना 2003 में, दोस्तों 2003 में 2003 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इस राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का गठन किया गया। इसका मेन उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय पार्क आदि की देखभाल करना, समीक्षा करना। अर्थात अगर कहें तो देश में वन एवं पारिस्थितिकी के मामले में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड सर्वोच्च संस्था के रूप में कार्य कर रहा है, जिसका उद्देश्य वन्य जीव विहार, राष्ट्रीय पार्क आदि की समीक्षा करना है। दोस्तों, इसी राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों, थोड़ा सा अगर हम और आगे बढ़ें और आगे चलें तो आप लोग जानते हैं कि 1976 ईस्वी में एक संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था। इसी 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत हमारे 2 आर्टिकल, 2 अनुच्छेद जोड़े गए। अनुच्छेद 48 का ए और अनुच्छेद 51 का ए। दोस्तों, अगर हम देखें तो आर्टिकल अनुच्छेद 48 का जो ए है, ये भाग 4, दोस्तों भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। इसी अनुच्छेद जो 48 48 है, इसी में लिखा गया है कि राज्य वनों के संरक्षण एवं उसका संवर्धन करेगी तथा साथ ही साथ
वन एवं वन्य जीव के विकास का प्रयास करेगी। दोस्तों अनुच्छेद 51A यह जो है आप देखेंगे भाग 4 का जो कि हमारे मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 51 के का में। दोस्तों हमारे मूल संविधान में अगर देखा जाए तो मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मूल कर्तव्यों को अनुच्छेद 51A के तहत रखा गया, जिसमें कुल 10 प्रकार के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, जिसमें लिखा गया था कि माता पिता या संरक्षक का यह दायित्व होगा, यह कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चे को प्राइमरी शिक्षा अर्थात 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाएं। दोस्तों एक आर्टिकल और आप लोग जानते हैं कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में आर्टिकल 21 के का में जो हमारा जो शिक्षा का अधिकार है उसे कानूनी अधिकार के बजाय मूल अधिकार के रूप में भी रखा गया था। तो दोस्तों हम बात करते हैं इस 51A के एक आर्टिकल है, आप देखेंगे जी, आर्टिकल जी का मतलब 51A के तहत 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। उसमें से ये जी मतलब सातवां मूल कर्तव्य जो था उसमें लिखा था कि देश के प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वह वन, वन्य जीव, झील, झरने, नदी आदि का संरक्षण करेंगे। तो दोस्तों यहां तक ये हो जाता है। इसी के साथ साथ इसी 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत हमारा जो राष्ट्रीय वन्य जीव जो हैं उन्हें समवर्ती सूची में रखा गया, समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया। दोस्तों इसके साथ आप लोग जानते हैं, थोड़ा सा अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो 1987 ईस्वी में एक राष्ट्रीय वन्य जीव, दोस्तों राष्ट्रीय वन्य जीव योजना, दोस्तों राष्ट्रीय वन्य जीव योजना की शुरुआत किया गया था। इस राष्ट्रीय वन्य जीव योजना की शुरुआत जो किया गया था वो वन्य जीवों के बिगड़ते हालात को सुधारने के लिए एवं उनका संरक्षण देने के लिए राष्ट्रीय वन्य जीव योजना की शुरुआत 1983 ईस्वी में किया गया। दोस्तों इसके साथ अगर अब कुछ और चीज़ों की ज़रूरत थी तो वो थी उन जंगली जीवों, उन वन्य जीवों के लिए एक रहने युक्त स्थान, एक सुरक्षित स्थान जहां पर मानवीय हस्तक्षेप ना हो सके। इस प्रकार के स्थान को पाने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना किया। दोस्तों आइए हम देखते हैं कि ये जो राष्ट्रीय उद्यान है जिन्हें नेशनल पार्क कहा जाता है, दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पार्क जिन्हें नेशनल पार्क या और एक वन्य जीव अभयारण्य, दोस्तों वन्य जीव अभयारण्य। दोस्तों राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव अभयारण्य क्या है, क्या होता है? दोस्तों राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव अभयारण्य की घोषणा, दोनों की घोषणा तो राज्य सरकार करती है, लेकिन राष्ट्रीय पार्क जो होता है या सरकार के पूर्णतः नियंत्रित में होता है, सरकार पर इसका पूर्ण नियंत्रण होता है। आप राष्ट्रीय पार्क में आप मानवीय क्रियाकलाप जैसे पशुचारण हो गया या आप लकड़ी तोड़ना या वैसे घूमने टहलने के लिए नहीं जा सकते हैं।
सरकार के परमिशन से आप पर्यटन करने जा सकते हैं। दोस्तों अगर वन्यजीव विहार की बात करें तो वन्यजीव विहार राज्य सरकार ही इसकी घोषणा करती है। इसके साथ साथ वन्यजीव विहार में कुछ बाहरी मामलों तक कुछ मामलों तक आप मानवीय हस्तक्षेप कर सकते हैं। जैसे यहां पर पशु चारण, गाय बैल बकरी ये जो होता है आप इसको चरा सकते हैं, लकड़ियां भी तोड़ सकते हैं। कुछ बाहरी बफर जोन में आप जो बाहरी एरिया है वहां पर कुछ जनजाति निवास स्थान भी बना करके, झोगी झोपड़ी बना करके वो रहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से राष्ट्रीय पार्क जो सरकार के पूर्ण नियंत्रण में होता है, जहां पर मानवीय क्रियाकलाप पूर्णतः वर्जित होता है, लेकिन वन्यजीव विहार इसकी स्थापना, इसकी घोषणा भी राज्य सरकार करती है, लेकिन यहां पर मानवीय क्रियाकलापों में कुछ छूट दे दी जाती है। वन्यजीव विहार को राष्ट्रीय पार्क बनाया जाता है। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिए होंगे। अब थोड़ा सा देखते हैं, मिटा देते दोस्तों इसको हम। दोस्तों ये जो लिखा है ये समवर्ती सूची है दोस्तों, समवर्ती, इसको थोड़ा देखिएगा, समवर्ती है, ये समवर्ती सूची लिखा है। चलिए दोस्तों मिटाते हैं। दोस्तों भारत सरकार ने वन्यजीवों के संरक्षण के लिए 1956 ईस्वी में एक वन्यजीव, दोस्तों 1956 ईस्वी में दोस्तों भारत सरकार ने 1956 ईस्वी में वन्यजीव संरक्षण, वन्यजीव परिरक्षण संगठन, वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना किया था। कहां पर? उत्तर प्रदेश में किया गया था, उत्तर प्रदेश में किया गया था। वन्यजीवों के संरक्षण से संबंधित अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार ने सर्वप्रथम वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना 1956 में उत्तर प्रदेश में किया था। वर्तमान में दोस्तों, वर्तमान में हमारे प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो यहां पर 3 राज्य प्राणी उद्यान, एक नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान और 26 वन्यजीव विहार हैं। दोस्तों प्रदेश में वर्तमान में 3 राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, एक राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पार्क, इसे नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, तथा 26 वन्यजीव विहार हैं। दोस्तों जो राज्य प्राणी उद्यान होता है इसे हम चिड़ियाघर के नाम से जानते हैं, चिड़ियाघर के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। जो है 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे राज्य प्राणी उद्यान, राज्य प्राणी उद्यान। कितने हैं दोस्तों? 3 हैं। दोस्तों ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति जो जंगलों में जा करके जंगली जीवों को नहीं देख पाते हैं, उनके लिए सरकार ने चिड़ियाघर की स्थापना किया है। चिड़ियाघर मतलब राज्य प्राणी उद्यान की स्थापना किया है, जिसमें से सबसे पहला अगर हम देखें तो नवाब वाजिद अली शाह चिड़ियाघर, या इनको प्राणी उद्यान कहते हैं, प्राणी उद्यान। दोस्तों ये लखनऊ में है। इसकी स्थापना
1921 में किया गया था। अगर दूसरे की हम बात करें तो दोस्तों एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान, ये आपका दोस्तों कानपुर में है, जिसे कानपुर चिड़ियाघर के नाम से जानते हैं। अगर हम तीसरे की बात करें तो शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान, ये आपका गोरखपुर, दोस्तों गोरखपुर में दोस्तों ये अभी निर्माणाधीन है। तो ये हमारे प्रदेश में 3 चिड़ियाघर हैं, लखनऊ में चिड़ियाघर, जूलॉजिकल गार्डन कानपुर में और गोरखपुर में। दोस्तों अब हम आते हैं राष्ट्रीय पार्क के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर गर्मी बहुत हो रही है, बार बार हमें अपना मुख पोंछना पड़ रहा है। दोस्तों राष्ट्रीय पार्क की बात करें, प्रदेश में केवल एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम दुधवा नेशनल पार्क है। दोस्तों दुधवा यहीं पर लिख दे रहे हैं दोस्तों, दुधवा नेशनल पार्क। यह जो दुधवा नेशनल पार्क था, इस दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना, अगर हम दुधवा नेशनल पार्क की घोषणा ये 1977 ईस्वी में किया गया था। क्या दोस्तों, यह जो दुधवा नेशनल पार्क था, यह पहले दुधवा वन्यजीव बिहार, दुधवा वन्यजीव बिहार था। इस दुधवा वन्यजीव बिहार की स्थापना 1968 ईस्वी में कहाँ दोस्तों, लखीमपुर खीरी, दोस्तों कहाँ, खीरी में किया गया था। दुधवा वन्यजीव बिहार की स्थापना 1968 ईस्वी में खीरी में किया गया था। दोस्तों 1968 में यह वन्यजीव बिहार था। राज्य सरकार ने इसे दुधवा नेशनल पार्क बना दिया 1977 ईस्वी में, यानी वन्यजीव बिहार से दुधवा नेशनल पार्क कब बन गया, 1977 में। दोस्तों यही जो नेशनल पार्क है, दुधवा जो नेशनल पार्क है, इसी को 1987 ईस्वी में टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया 10 साल के बाद। दोस्तों दुधवा नेशनल पार्क को 1977 से 10 साल 1987 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। वर्तमान में यह जो दुधवा नेशनल पार्क है, यह टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाता है। प्रदेश में दो अन्य टाइगर रिजर्व हैं, देख लेते हैं दोस्तों। एक जो टाइगर रिजर्व है आपका, एक जो टाइगर रिजर्व है वो आपका है अमनगंज टाइगर रिजर्व। यह जो अमनगंज टाइगर रिजर्व है, यह बिजनौर में है। और जो यह नंबर 2 डाल दे रहे हैं, क्योंकि नंबर 1 आपका दुधवा टाइगर रिजर्व हो जाएगा, नंबर 2 अमनगंज जो बिजनौर में है, और तीसरा दोस्तों ये आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व। यह जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, यह आपका पीलीभीत जिले में ही है, पीलीभीत जिले में ही। तो दोस्तों अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। दुधवा हाई है भारत का प्रदेश का पहला। अमनगंज जो कि आप जानते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का बफर जोन के अंतर्गत अमनगंज टाइगर रिजर्व बिजनौर को शामिल किया गया है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत, इसकी स्थापना 2014 में किया गया था। अगर हम पूरे भारत की बात करें, पूरे भारत में कुल शेरों की संख्या, दोस्तों कुल बाघों की संख्या
पूरे देश में, अगर हम पूरे देश की बात करें दोस्तों, पूरे देश में कुल बाघों की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो आप जानते हैं दोस्तों 1967 बाघ हैं। लेकिन अपने उत्तर प्रदेश की बात करें तो अपने उत्तर प्रदेश में 173 बाघ हैं। दोस्तों इसी के साथ आपको बताते हैं, एक है कछुआ अभयारण्य। दोस्तों कछुआ अभयारण्य, दोस्तों यह जो कछुआ अभयारण्य है यह बनारस में है। बनारस मतलब वाराणसी में है। और इस कछुआ अभयारण्य की अगर हम पहले, ये कछुआ जो था ये वन्यजीव विहार में था, इसे 2019 में कछुआ अभयारण्य के रूप में घोषित कर दिया गया है। वैसे अगर हम देखें तो ये जो कछुआ वन्यजीव विहार था, ये इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में किया गया था, जबकि इसे एक नया रूप यानी वन्यजीव विहार से इसे कछुआ अभयारण्य के रूप में वर्ष 2019 बनाया गया। दोस्तों वर्ष 2019 में कछुआ अभयारण्य की स्थापना हुआ, घोषित किया गया, जबकि इसे वन्यजीव विहार के रूप में इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों अब हम बात करते हैं वन्यजीव विहार की। प्रदेश में अगर हम देखें तो 11 वन्यजीव विहार और 11 पक्षी विहार हैं। आइए आपको एक स्लाइड के रूप में इसे दोस्तों हम दिखाते हैं। दोस्तों आप लोग ये स्लाइड देख रहे होंगे, ये वन्यजीव विहार 11 हैं, जिसमें से आप लोग देख पा रहे होंगे वर्तमान 2020 में प्रदेश में कुल 26 वन्यजीव विहार हैं। लेकिन राज्य वन विभाग के अधीन वन्यजीव विहार की संख्या दोस्तों 11 है। क्यों? क्योंकि कछुआ वन्यजीव, आप लोग पिछले 2018 वाले रिपोर्ट आप देखे होंगे, जो पुरानी पुस्तकें हैं उसमें आपको 12 वन्यजीव विहार मिलेंगे। लेकिन वर्तमान में क्योंकि 2019 लास्ट में कछुआ वन्यजीव विहार को, जो कछुआ वन्यजीव विहार था उसे वन्यजीव विहार ने अलग कर दिया है, इसीलिए दोस्तों वर्तमान में 11 वन्यजीव विहार हैं। चलिए एक बार इसका आप देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देख लेते हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली प्रदेश का पहला, दोस्तों प्रदेश का पहला वन्यजीव विहार आपका चंदौली है, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली। किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में है। कतरनिया वन्यजीव विहार बहराइच में। दोस्तों कई बार परीक्षाओं में पूछा गया अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कतरनिया वन्यजीव विहार कहाँ है, आप बताएंगे बहराइच में। दोस्तों रानीपुर चित्रकूट में, रानीपुर आप जानते हैं सीता माता जो थी वो अयोध्या की रानी थी, और लेकिन सीता वो रहती कहाँ, वो चली गई थी चित्रकूट में, तो रानीपुर चित्रकूट में आपका हो जाएगा। महावीर स्वामी ललितपुर में। दोस्तों अब थोड़ा याद अगर हम करें तो महावीर स्वामी, क्योंकि वो जो सन्यासी का रूप लिए थे, सन्यासी थे, जगह जगह भाषण देते थे, अपना प्रवचन देते थे, वो चले गए थे ललितपुर में। चंबल वन्यजीव विहार आगरा, इटावा और औरैया में। दोस्तों कैमूर वन्यजीव विहार मिर्जापुर और सोनभद्र में है। जबकि हस्तिनापुर पक्षी विहार, दोस्तों यह हस्तिनापुर पक्षी विहार प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। दोस्तों प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार हस्तिनापुर पक्षी विहार बिजनौर, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, हापुड़ और मेरठ, इन 5 जिलों में इसका फैलाव है। सुहागी वन्यजीव विहार महाराजगंज में है, तो सुहेलवा वन्यजीव विहार श्रावस्ती बलरामपुर में है। वहीं पीलीभीत वन्यजीव विहार आपका पीलीभीत में है। दोस्तों याद करने का तरीका है, आप लोग थोड़ा सा अगर टाइम देंगे, आराम से पढ़ेंगे तो लगभग आपको याद हो जाएंगे।
ध्यान का देना है। आप जब भी किसी चीज़ को याद करें तो उसको किसी न किसी विषय से रिलेट करके थोड़ा टाइमिंग धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। जो भी है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अगला जो है आप देख पा रहे हैं, इसमें से जो सबसे छोटा है दोस्तों, जो सबसे छोटा वन्यजीव विहार है वो आपका महावीर स्वामी जो ललितपुर में है, ये सबसे छोटा पक्षी विहार है। जबकि वन्यजीव विहार है। और जो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है वो आपका हस्तिनापुर है। और पहला जो प्रथम वन्यजीव विहार है वो आपका चंदौली में। दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम इसके एक और स्लाइड आपको देंगे जिसमें आपको जो पक्षी विहार है, राज्य वन विभाग के अधीन 11 पक्षी विहार हैं, उनको भी देख लेते हैं। दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला जो है स्लाइड आपको दे रहे हैं। दोस्तों आप लोगों को अगला जो ये स्लाइड है सर, ये दिखाई दे रहा होगा। आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो ऊपर लिखा गया है दोस्तों, जो ऊपर लिखा गया है उत्तर प्रदेश के ये जो प्रमुख हैं, इस उत्तर प्रदेश के ये आपको पक्षी विहार, दोस्तों ये क्या लिखा है, ये आपके पक्षी विहार हैं। और वन विभाग के अनुसार, उत्तर प्रदेश वन विभाग के अनुसार अगर हम देखें तो 2020 का जो नवीनतम जो डाटा है वो केवल 11 पक्षी विहार ही हैं। 11 पक्षी विहार और 11 वन्यजीव विहार भी हैं। इन 11 पक्षी विहार में अगर हम देखें तो ये आपके 11 के ये लिस्ट लगे हुए हैं, आप इसको लिखिएगा। दोस्तों पहला लिखा गया है, ये हमने क्रम से लिख दिया है। सबसे पहले इसकी स्थापना हुआ, फिर क्रम से इस तरीके से इसकी स्थापना होता चला गया। दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद, इसे नवाबगंज पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। पहले ये नवाबगंज पक्षी विहार था। उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार, जिसे अब चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार के नाम से जानते हैं, वह उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार था, प्रथम पक्षी विहार था, जो कि उन्नाव जिले में है। लाख बहोसी पक्षी विहार जो कि कन्नौज में है। आप देखेंगे यह जो कन्नौज में है यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। दोस्तों सैंडी पक्षी विहार हरदोई में है। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर, ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में है। समन पक्षी विहार मैनपुरी में है। विजय सागर पक्षी विहार आप देखेंगे महोबा में लिखा गया है। इसी के साथ सेखा पक्षी विहार दोस्तों 2019 में अभी ये नवीनतम डाटा है। सेखा पक्षी विहार जो है यह आपका अलीगढ़ में, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार दोस्तों वो सेखा पक्षी विहार है। जबकि 2018 की अगर आप लिस्ट देखेंगे जहां पर उत्तर प्रदेश में पक्षी विहारों की संख्या 13 लिखी हुई थी। दोस्तों नवीनतम डाटा है इसलिए 11 पक्षी विहार, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश सरकार के साइट में है। आप देखेंगे कि सबसे छोटा पक्षी विहार हम लोग पटना पक्षी विहार जो एटा में था उसको हम उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार जानते थे। क्यों? क्योंकि दोस्तों तब हम पढ़ते थे कि उत्तर प्रदेश में 13 पक्षी विहार हैं। आपके जो जैसे ये आपका गोंडा वाला जो पार्वती अरंगा है, अन्य जो पक्षी विहार हैं, पटना पक्षी विहार जो सबसे छोटा हुआ करता था इसको वन्यजीव विहार घोषित कर दिया गया है। तो वर्तमान में अगर हम देखें नवीनतम डाटा अगर देखें 2020 का अगर डाटा देखें तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार अलीगढ़, जिसे हम सेखा पक्षी विहार के नाम से जानते हैं, पटना पक्षी विहार उसे वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में, वन्यजीव विहार के रूप में घोषित कर दिया गया है। इसलिए दोस्तों सुराहा ताल, ये जो सुराहा ताल पक्षी विहार है इसको जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार के नाम से जानते हैं, बलिया में है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके साथ साथ सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में है। और भीमराव अंबेडकर इसको बेंती, दोस्तों बेंती पक्षी विहार के नाम से जानते थे, जो कुंडा एरिया प्रतापगढ़ जिले में, प्रतापगढ़ में, कुंडा प्रतापगढ़ में है।
तो दोस्तों इस प्रकार से यह 11 पश्चिम बिहार हैं, आप लोग इसको देखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। दोस्तों इसके साथ साथ आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश का एरिया को देखें तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे उत्तरी वाला हिस्सा है, जो आपके हिमालय के शिवालिक श्रेणी से लगा हुआ है, शिवालिक हिमालय से लगा हुआ है, जो आपका भाबर क्षेत्र या तराई का क्षेत्र कहलाता है, उन उत्तर प्रदेश के उत्तरी आप कह सकते हैं तराई एवं हिमालयी क्षेत्र में आपके जो ये गैंडा होता है, गैंडा, हाथी, रीछ और खास करके कस्तूरी हिरन पाया जाता है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के उन विंध्य क्षेत्रों में देखें दोस्तों, लिख देते हैं, अगर हम उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र या फिर हिमालयी क्षेत्रों में देखें, हिमालयी क्षेत्रों में देखें तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हाथी, गैंडे, भूरा, रीछ, दोस्तों क्या क्या, हाथी, गैंडा, भूरा रीछ भालू की प्रजाति का होता है, और दोस्तों कस्तूरी हिरन या उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में पाया जाता है दोस्तों। जबकि अगर हम उत्तर प्रदेश के दक्षिण जो आपका ये जो विंध्यन क्षेत्र से लगा हुआ एरिया है दोस्तों, यहाँ पर चिंकारा प्रजाति का जो जानवर है वो पाया जाता है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, चिंकारा प्रजाति का जानवर विंध्यन क्षेत्र में, जबकि तराई क्षेत्र या हिमालयी क्षेत्र में हाथी, गैंडे, भूरा रीछ, कस्तूरी हिरण आदि पाए जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों एक चीज और आता है, आप लोग देखते हैं कि जो राष्ट्रीय जलीय जीव है जिसे हम गंगा डॉल्फिन के नाम से जानते हैं, वो राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन जो है आप देखेंगे मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में जो गंगा नदी पाई जाती है उसी को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। केंद्र सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 दोस्तों 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को घोषित किया, जो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में जो गंगा नदी बहती वहां पर पाई जाती। जबकि दोस्तों बनारस, उसके पहले बनारस पड़ता है, बनारस में कछुआ अभ्यारण्य है, जो कि बनारस के 7 किलोमीटर क्षेत्र में कछुआ अभ्यारण्य है। गंगा डॉल्फिन 5 अक्टूबर 2019 को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया। दोस्तों अगर एक बात और हम करें तो उत्तर प्रदेश में शेर और गैंडे, दो चीज दोस्तों, शेर और गैंडा ये दो ऐसे जानवर हैं जो विलुप्ति होने के कगार पर हैं। चलिए दोस्तों आज का टॉपिक इतना ही है, आप इसको पढ़िए, देखिए, कमेंट करिए। आप लोगों का कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है, अगला वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए ताकि हम लाइव आकर के आपको 1-1 घंटे 1.5 घंटे का वीडियो दे सकें। थैंक यू दोस्तों।